हे माइंडफुल पीपल, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खाली इंसान कौन है जो कुछ नहीं कर रहा है इस टाइम? मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो है हमारे इंडियंस, जो हमारा यूथ है। उसके पास शायद कोई काम बचा ही नहीं है, इसीलिए इस तरह की वीडियोस जो है वायरल हो रही हैं। मतलब उस पे इतने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। मैं इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन आप में से किसी एक से मेरी बात हो रही थी तो उसने मुझे कहा कि भाई आपको बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि क्यों लोग इस चीजों पर विश्वास करने लगते हैं। आखिर क्या है इसकी सच्चाई, हमारा दिमाग काम कैसे करता है और कैसे हमें आने वाले टाइम में जब ऐसी कोई सिचुएशन बनती है या फिर ऐसा कुछ भी होता है जैसा अभी हो रहा है, मतलब जैसे ये वीडियो वायरल हो रहा है, तो हमें कैसे इसके बारे में सोचना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कैसे ये जो भाई है हमारा, जिसने ये वीडियो बनाई है कि उसने सुशांत सिंह से बात करी है, तो आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या है और आखिर है कौन ये आदमी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, इस वीडियो में मैं आपको कितनी भी चीजें बता दूं, कितना भी प्रूफ दे दूं, कितने भी अच्छे एग्जांपल्स दे दूं, लेकिन जिस बंदे को ये मानना होगा ना कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, हाँ ये चीज होती हैं, मतलब हमने एक्सपीरियंस करी है, हमारे ताऊ चाची मामा मामी किसी ने एक्सपीरियंस करी है, तो भाई वो सब कुछ देखने के बाद, सारे एग्जाम्पल्स को देखने के बाद, अगर उनमें थोड़ा दिमाग है तो उसे समझने के बाद वो बाद में लास्ट में पता है क्या कहेंगे? बे चल ठीक है तेरी बातें, लेकिन भूत होते हैं, हमें पता है। तो अब यार ऐसे लोगों से अब क्या कहें, कुछ कहने लायक बच ही नहीं जाता। ये लोग कुछ छोड़ते ही नहीं हमें कहने लायक। तो खैर इन बातों को छोड़ो और चलो देखते हैं कि आखिर हुआ क्या, मतलब ये चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई। तो 15 जुलाई को इस भाई साहब ने एक वीडियो डाली जहां पर वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट से बात करी। तो अगर आप इनके चैनल को थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि इससे पहले इन्होंने कई वीडियोस ऐसी बना रखी हैं, तो उस पर व्यूज देखो कितना है, कुछ खास नहीं। इन्होंने महान माइकल जैक्सन पर भी एक वीडियो बनाई है कि उन्होंने इनकी स्पिरिट से भी बात करी है, तो उस पर देखो व्यूज कितने हैं, लगभग ना के बराबर। लेकिन जब बात आई भारत की, मतलब इंडिया के एक एक्टर की जिससे बहुत सारे लोग इमोशनली कनेक्टेड हैं, मतलब इतना अच्छा इंसान अगर ऐसे चला जाता है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग उससे कनेक्टेड रहेंगे, तो इसी बात का फायदा इस आदमी ने उठाया और इस पर एक वीडियो बनाई 15 जुलाई को, और उस पर व्यूज देखो। अब अगर आप में थोड़ी सी भी क्रिटिकल थिंकिंग है, थोड़ा सा भी दिमाग है आपके अंदर, तो आप एक बात बताओ, एक वीडियो तो चलो मान सकते हैं कि किसी भी तरह भैया ये शक्तियां हैं इसके अंदर और इसने बात कर ली एक वीडियो के बाद, लेकिन जब उस पर रिस्पॉन्स ऐसा आया, इतना खतरनाक रिस्पॉन्स आया, उसके बाद देखो एक और वीडियो, फिर एक और वीडियो, मतलब सुशांत सिंह राजपूत या फिर ऐसे कोई भी आत्माएं खाली बैठी हैं, जब भी ये भाई बुलाएंगे वो आ जाएंगी। इसके बाद जो मुझे गुस्सा आया वो इसके लाइक रेशियो को देख के आया, मतलब 95%, 96% लाइक रेशियो ऐसी वीडियोस पर। मतलब लोग यार कैसे देख रहे हैं इसे, ऊपर से लाइक भी कर रहे हैं, मतलब उन लोगों को यकीन है कि हाँ इसने सच में बात करी है। यार पागल वागल हो क्या? खैर, अब हम है तो इंडियन और हमारा सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इमोशन। हम इमोशंस के लिए कहीं पर भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उससे छोड़ते हैं और बात करते हैं इस बंदे की जिसका नाम है स्टीवन हफ। ये कहने के लिए एक पैरानॉर्मल स्टार है, मतलब कि ये इस फील्ड में काफी टाइम पहले से है, लेकिन अगर हम इसी की फील्ड में एक बार नजर डालें तो पता ये कौन है? ये एक फ्रॉड आदमी है। ये बंदा खुद कहता है कि ये आईटीसी में पिछले 10 साल से है। आईटीसी का फुल फॉर्म होता है इंस्ट्रूमेंटल ट्रांस कम्युनिकेशन, मतलब के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स और हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके दोनों के इस्तेमाल से जो कम्युनिकेशन करी जाती है, ये बंदा उस फील्ड में पिछले 10 साल से है। लेकिन जब मैंने इसकी पिछली थोड़ी हिस्ट्री जानने की कोशिश करी तो पता चला कि भाई इसके ऊपर तो कई रिपोर्ट्स पहले से ही बनी हुई हैं और वो साफ साफ ये कहते हैं कि भाई ये बंदा फ्रॉड है और ये जो कुछ भी करता है ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए करता है। और ऐसे बंदे की वीडियोस हम इंडियंस ने कितनी ज्यादा देखी है आप देख ही सकते हो। अब ये जो आईटीसी है इसका मतलब कुछ और होता है, ये दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन इस तरीके से नहीं जैसे ये भाई साहब करते हैं, जैसे ये अपनी दुकान चला रहे हैं। मतलब आज यार लोग इतने ज्यादा गिर चुके हैं ना कि वो मरे हुए इंसान से जितना चाहे, जितना जब तक निकल रहा है उससे, तब तक वो उससे अपना काम निकाल सकते हैं। मतलब हद है यार। अब आओ जरा भाई का एक बार पिन कमेंट देखते हैं। भाई लिखते हैं इसमें, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस एंड लव, आई डिड आस्क मोर क्वेश्चंस। ये कहते हैं कि आई बिलीव spirits are not allowed to speak of these things as they never have given specific details about their death in my 10 years of doing this or they do not remember। मतलब भाई का कहना है कि आत्माओं को अपनी मौत के बारे में बात करना अलाउड नहीं है,
मतलब उनको ऐसा लगता है या तो उन्हें अब बात करना अलाउड नहीं है या फिर वो भूल जाती हैं कि वो मरी कैसे हैं। कोई सेंस बन रहा है इस बात का? वेल, अब यहाँ तक देखने के बाद आप ये तो पक्का समझ गए होंगे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और ये इंसान बिल्कुल फ्रॉड है, और ये जो भी बातें कर रहा है वो भी पूरी तरीके से फ्रॉड है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चला रहा है एक मरे हुए आदमी के थ्रू, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। लेकिन अब आते हैं हम इस वीडियो के इंटरेस्टिंग पार्ट पर कि लोग इस बातों पर यकीन क्यों कर लेते हैं। आखिर क्यों लोग, इतने सारे लोग भूतों पर बिलीव करते हैं, मतलब उनकी एग्जिस्टेंस को मानते हैं। क्या है ऐसा? वीडियो को बिल्कुल ध्यान से अपना दिमाग खोल के सुनना, ठीक है? अभी तक जो आप बिलीव करते हो उसको एक बार को साइड में रख दो और अभी के लिए जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। अगर उस बातों में सेंस निकलता है तो ठीक है, वरना जो आप मानते हो वो तो मानते ही हो, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर इन बातों का सेंस निकलता है तो एक बार थोड़ा दिमाग खोल के सोचना इस बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स है कि आज तक साइंटिस्ट इसके बारे में अच्छे से जान नहीं पाए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में भी हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जान पाएंगे। लेकिन हम एक बात ज़रूर जानते हैं अपने दिमाग के बारे में, और वो ये है कि हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये हमेशा हमें सही चीज़ नहीं दिखाता, क्योंकि ये तो रेत में भी पानी दिखा देता है, जबकि वहाँ पर एक्चुअल में पानी होता नहीं है, जिसे हम मिराज कहते हैं, आपने देखा होगा। तो हमारा दिमाग बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट करता है। जितनी इन्फॉर्मेशन इसे मिलती है उसके हिसाब से और अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से वो ये सारी प्रोसेसिंग करता है। चलो इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बात है 1990s की। यूके में एक लैब थी कोई, तो उस लैब के अंदर बहुत सारे लोग काम करते थे। अब वहाँ पर होता क्या था, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे लोगों को एक अजीब सी फीलिंग होने लगती थी। मतलब उनका जी मचलाने लगता था, उनके सर में दर्द, अजीब अजीब सी घुटन टाइप की होने लगती थी। इसी वजह से धीरे धीरे वहाँ बात फैलने लगी कि उस एरिया में, उस लैब की एक पर्टिकुलर एरिया में भूत का साया है या कोई आत्मा वगैरह है। हद तो तब हो गई जब एक इंजीनियर ने ये कह दिया कि भाई उसने उस आत्मा को या जो भूत है उसने उसे सामने देखा है अपने। इस इंजीनियर की हालत खराब तब हुई जब ये एक दिन अपनी तलवार को लैब में लेकर गया। वो वैसी वाली तलवार नहीं, ये ऐसी वाली जो मतलब नॉर्मल जिससे कंपटीशन वगैरह लड़ा जाता है, तो ये वाली तलवार वो अपने ऑफिस में लेकर गया। अब क्योंकि वो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा था तो उसका कंपटीशन जल्दी ही आने वाला था, और वो अपनी तलवार को कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहा था। मतलब उसमें कोई भी किसी तरह का जॉइंट या फिर किसी भी तरह का इनपरफेक्शन तो नहीं है, इसीलिए उसने अपनी तलवार के मिड में एक क्लैंप लगाया। जैसे ही उसने वहां पर एक क्लैंप लगाया तो ये क्लैंप एक हिंज की तरह काम करने लगी। मतलब यहां से लेकर यहां तक ये पूरी स्ट्रेट सॉलिड थी, लेकिन उसके आगे ये अभी भी फ्लेक्सिबल थी। और हम सबको पता है कि ये तलवार जितनी आगे की तरफ जाती जाती है उतनी ही ज्यादा पतली होती जाती है। तो अब देखो हुआ क्या, जब ये अपनी तलवार को देख रहा था अच्छे से, तभी इस तलवार का जो आगे वाला एंड है वो हिलने लग जाता है, मानो जैसे उस तलवार को कोई स्टिप से पकड़ के हिला रहा है। जब वो वहां से हटा और दूसरी जगह गया तो तलवार हिलना बंद हो गई। वो कमरे में कई जगह गया, कहीं पर भी तलवार नहीं हिल रही थी। वो फिर से उसी जगह आया तो तलवार दोबारा से हिलने लगी। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक लैब थी, तो इसीलिए वहां पर भूत की बात को कंफर्म करने से पहले जो लोग इस चीजों पर यकीन नहीं करते थे उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। वो ये देखना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सच में वहां पर ऐसा कुछ है या फिर बात कुछ और ही है। तो जब उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करी गई तो पता चला कि उस जगह पर जहाँ पर लोगों को अजीब सा फील होता था, जहाँ पर वो तलवार हिल रही थी, उस जगह पर एक फैन लगा हुआ है जो कि एक बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी के साउंड जनरेट करता था। तो इस लो फ्रिक्वेंसी की साउंड का तलवार के हिलने से या फिर लोगों के सर में दर्द होने से क्या लेना देना। देखो इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसकी एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उससे पहले देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो लगातार एक चीज को रिपीट कर रही हो, तो एक सेकंड के अंदर वो उस चीज को कितनी बार रिपीट कर रही है, उस चीज को कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक वायर है, अगर ये ऐसे ऐसे करके किसी भी वजह से ऐसे ऐसे करके मूव कर रही है लगातार, तो एक सेकंड के अंदर ये कितनी बार ऐसे 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 करके मूव कर रही है, उस चीज को कहते हैं हम इसकी फ्रीक्वेंसी। तो अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है कि मान लो ये किसी एक मटेरियल का बना होता ग्लास का, तो अब ग्लास ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद अगर हम उस ग्लास को और ज्यादा मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा। लेकिन उस जस्ट उस पॉइंट तक, अगर उस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो जो मैक्सिमम लिमिट है उसकी, जिसके बाद वो टूट जाएगा, तो उससे जस्ट पहले वाली जो लिमिट है वहां से वहां तक अगर हम इसे मूव करें तो एक सेकंड में कितनी बार ये ऐसे ऐसे करके मूव हो रहा है,
वो कहलाएगी उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और यही जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इसी की मदद से जो सिंगर्स होते हैं जो ग्लास को ब्रेक कर देते हैं अपनी आवाज के थ्रू, वो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। देखो हमारी आवाज क्या है, मेरे गले में एक वोकल कॉर्ड है जो कि ऊपर नीचे कर रही है, और जब मैं बोलने की कोशिश करता हूं तो मैं हवा बाहर निकालता हूं। तो मेरे जो पेट से हवा निकली वो इस वोकल कॉर्ड से ऊपर नीचे हुई। अब वो हवा जब मेरे मुंह से बाहर निकली तो वो यहाँ पर हवा मौजूद है मेरे मुंह के आसपास, वो उस चीज को वाइब्रेट करेगी, और वो वाइब्रेट होती हुई हवा आपके कान तक पहुंचेगी। और जब वो आपके कान तक पहुंचेगी तो वो आपके ईयर ड्रम्स को, जो आपके ईयर ड्रम्स हैं, उसको हिलाना शुरू कर देगी। जब आपके ईयर ड्रम्स हिलेंगे तो वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेंगे जो आपके दिमाग में जाएगा, और वो उस दिमाग में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया वो उसे प्रोसेस करके बताएगा कि उसने, सामने वाले इंसान ने क्या कहा, मतलब मैंने आपसे क्या कहा। तो साउंड जो है वो ऐसे काम करती है। तो इसी चीज का इस्तेमाल ये सिंगर्स करते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपनी आवाज को इस ग्लास की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर ले आते हैं। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब ही यही है कि ये ग्लास इतने से ज्यादा मूव नहीं कर सकता, अगर वो इससे ज्यादा मूव करेगा तो टूट जाएगा। तो वो सिंगर्स जो है वो यहाँ तक अपनी आवाज को ले आए। अब उसके बाद वो अपनी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ग्लास टूट जाता है। तो मेरी ये सारी बातें बताने का मतलब क्या है, क्यों मैंने आपको ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और साउंड का वर्क बताया। देखो, जो वहां उस लैब में फैन की आवाज थी उसकी फ्रीक्वेंसी थी 19 हर्ट्ज की। 19 हर्ट्ज इंफ्रासाउंड की कैटेगरी में आता है, और हम इंसान इस 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकते। हमारी जो इंसानों की सुनने की लिमिट है वो 20 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है। इसीलिए वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उनको ये साउंड कभी सुनाई ही नहीं दी। और वो जो तलवार थी वो हिल रही थी और वहां पर कोई साउंड भी नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था सस्पिशियस। इसीलिए उस इंजीनियर को समझ में नहीं आया कि वहां हो क्या रहा है। उसके बाद ये जो इंफ्रासाउंड होती है ना, इसकी प्रेजेंस में, मतलब अगर आप ऐसी जगह चले जाओ जहां पर इंफ्रासाउंड है तो आपको भी वहां पर एक डिजीनेस, सिर में दर्द, उलझन सी महसूस होने लगेगी। और कई रिसर्च में इस बात को सही पाया गया है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, बहुत सारी रिसर्च इस पर हो चुकी हैं कि अगर आपके आसपास इंफ्रासाउंड है तो आपको अजीब सा महसूस होगा, आपके सिर में दर्द होने लगेगा, उलझन सी महसूस होगी। और जिन लोगों को उस लैब में वैसा महसूस होता था वो उसी साउंड की वजह से महसूस होता था। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, जैसा कि दुनिया में हर चीज की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे ही हमारे आंखों की भी कोई ना कोई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आंखें ऐसे 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 करके बहुत ज्यादा मूव करती हैं जैसे फोन वाइब्रेट करता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये भी एक फ्रीक्वेंसी पर मूव करती हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप इनकी बात सुन सकते हो। At the frequency of 18 hertz, it resonates with the structure of the human eyeball. And if you have a sound that resonates with something material, it'll make the material vibrate at that frequency. And when that happens to you, your eye begins to see things that are in fact not there. तो उस इन्वेस्टिगेशन में ये भी पाया गया कि जिस इंजीनियर ने भूत को देखा था उसकी आंखों की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी 19 हर्ट्ज के आसपास ही थी। इसका मतलब कि जब भी वो उस जगह पर जाता था तो उसकी आंखें बहुत ज्यादा मूव करती थी इन कंपैरिजन टू नॉर्मल डेज। और इसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वजह से उसने बहुत ही कम टाइम के लिए कुछ अजीब सा देख लिया होगा, कुछ अजीब सी छवि, कुछ अजीब सा नोटिस करा होगा, लेकिन वो बहुत ही कम टाइम के लिए। तो इसीलिए अब हमारा जो दिमाग है वो इवॉल्व ही हुआ है आंसर्स ढूंढने के लिए। अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम दे दी जाए तो वो उसका आंसर ढूंढ के ही रहेगा। आज जो हम इतनी तरक्की कर चुके हैं वो इसका लाइव एग्जाम्पल है। हमारे पास दिक्कतें थी, हमने उसे दूर करी, तो हमारा दिमाग काम ही ऐसे करता है, उसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही है। तो जब उस इंजीनियर ने उस छवि को देखा होगा बहुत कम टाइम के लिए, तो इतने कम टाइम में वो उस चीज की इंफॉर्मेशन को, उसका दिमाग जो है वो इस चीज की इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं कर पाया होगा। और फिर उसने क्या करा, उसने अपनी पुरानी यादों में से जो भी चीज उस चीज से मैच करती होगी उस चीज से उसे मिलाया और फिर उसका एक मतलब निकालने की कोशिश करी। और उसे वहां पर कुछ ऐसा इंसान जैसा या फिर कुछ भूत जैसा दिखा होगा जिसकी वजह से उसे ऐसा लगा कि हाँ उसने भूत को देखा है। तो वो इंजीनियर झूठ तो नहीं बोल रहा था, लेकिन जो उसने देखा वो सच भी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, आप ये पेड़ देखो, आपकी स्क्रीन पर जो ये चीज है, आपके दिमाग ने इस चीज को देखा, इसकी इंफॉर्मेशन को गैदर किया, उसे प्रोसेस किया, अपनी पुरानी मेमोरी से मिलाया। उसने देखा कि हाँ पेड़ का जो शेप होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। फिर उसने कंफर्म कर दिया कि हाँ ये पेड़ है, तो ये एक पेड़ की फोटो है, राइट, सिंपल।
लेकिन क्या आपने अभी तक नोटिस किया कि इस पेड़ में कई सारे चेहरे भी बने हैं? जब तक मैंने बताया नहीं था उससे पहले आपने इसे नोटिस किया था? नहीं ना। आप में से 90% लोगों ने इसे नोटिस नहीं किया होगा जब तक मैंने आपको नहीं बताया। तो बिल्कुल वही चीज उस इंजीनियर के साथ भी हुई होगी। उसने कुछ छवि देखी जो कि बहुत कम टाइम के लिए होगी, फिर उसके दिमाग ने जितनी इन्फॉर्मेशन उसे मिली उसी के हिसाब से अपने पास्ट एक्सपीरियंस को उसमें ऐड किया और कुछ एक रिजल्ट निकाल दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा दिमाग ये फेक प्रोजेक्शंस कैसे बनाता है। जैसे उस इंजीनियर ने फेक प्रोजेक्शन बनाया भूत का, वैसे आपका दिमाग भी एक फेक प्रोजेक्शन बना सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस फोटो को देखो, आपको क्या दिखा? एक खोपड़ी, राइट? सिंपल था। अच्छा अब इसे देखो, इसमें आपको क्या दिखा? वेट, पॉज करके वापस जाने की कोशिश मत करना, मेरी बात सुनो। खुद अभी सोचने की कोशिश करो कि आपने क्या देखा। कुछ हिसाब लग रहा है कि आपने क्या देखा दूसरी फोटो में? नहीं ना, क्योंकि आप में से 90% लोगों ने इस चीज को पहले कभी नहीं देखा होगा। ये एक रैंडम फोटो है जिसमें कोई भी एक पैटर्न बना हुआ है, और क्योंकि आपके दिमाग ने आज से पहले ऐसा कुछ देखा ही नहीं था, इसीलिए उसके पास इससे जुड़ी कोई भी पास्ट मेमोरी नहीं थी। तो इसीलिए जब इसको उसकी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मिली तो इसके पास कोई भी पुरानी यादें नहीं थी जिसे जोड़ के ये एक फ्रेम बना सके और बता सके कि हाँ ये चीज वही थी। जैसा कि आपके साथ खोपड़ी के केस में हुआ, उस खोपड़ी को आपने उतने ही टाइम के लिए देखा जितना टाइम आपने इस इमेज को देखा था, लेकिन उसको आपने तुरंत पहचान लिया क्योंकि आज से पहले आपने खोपड़ी को देखा होगा। तो दिमाग ने जो इन्फॉर्मेशन सामने से मिली उसको लिया और पास में जो आपने खोपड़ी देखी थी उन दोनों को मर्ज करा और बता दिया कि हाँ वो एक खोपड़ी की फोटो थी। लेकिन एक बार असल में आप वो फोटो देखो जो ओरिजिनल फोटो है। ये है वो ओरिजिनल फोटो जिसमें एक औरत शीशे के सामने अपना श्रृंगार कर रही है। असल में ये खोपड़ी है ही नहीं। तो देखा हमारा दिमाग कैसे हमें बेवकूफ बना सकता है। तो बिल्कुल इसी तरह जब भी कोई भूत देखता है या फिर ऐसा कोई अननेचुरल फिनोमिनन देखता है तो उसके साथ भी यही होता है। उसका दिमाग जो है वो आंसर ढूंढने के लिए वो एक ऐसी चीज बना देता है जो वो समझ सके। और क्योंकि हमने भूतों की कहानियां बचपन से ही सुन रखी हैं, हमारे इंडिया में ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी धारणाएं हैं, ऐसी कहानियां हैं जो हमें बचपन से ही भूतों के बारे में बता देती है, वो कैसे होते हैं, कब दिखते हैं। तो इसीलिए उनका दिमाग आधी अधूरी इंफॉर्मेशन को लेकर उन्हें भूत दिखा देता है। अब जब भूतों की बात चल ही रही है तो जो निकल एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं और द साइंस ऑफ घोस्ट जैसी फेमस बुक के राइटर हैं। वो इस भाई साहब की तरह यूट्यूब पर आकर रैंडम वीडियोस नहीं बनाते, वो एक प्रोफेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। अब आपने एक बात का ध्यान दिया है कि इस फील्ड में जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो असली के प्रोफेशनल्स होते हैं, वो अपने नाम के आगे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लगाते हैं। कोई घोस्ट हंटर नहीं, कोई घोस्ट कैचर नहीं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक प्रोफेशनल हैं और वो किसी भी सिचुएशन पर जाकर वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो वहाँ जाकर वहाँ पर जो भी चीज़ हो रही है, जो भी अननेचुरल चीज़ें हो रही हैं, उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। और वो हर चीज़ को साइंस की नज़रिए से ही देखते हैं, जो इस फील्ड में लगभग पिछले 50 साल से हैं। और ये बहुत लंबा टाइम होता है। और इन 50 सालों में उन्होंने आज तक कोई भी ऐसा केस या फिर कोई भी ऐसा फिनोमेना नहीं ढूंढा जिसकी मदद से वो ये मान सके कि हाँ असल में भूत एग्जिस्ट करते हैं। आप खुद ही उनके मुंह से ये बात सुनो। Not only have I never found a single case that I thought was proof of a ghost, neither has science. Not a single ghost or haunting has been authenticated by science. अब आप बोलोगे कि भाई एनर्जी होती है। हाँ होती है, बिल्कुल होती है। तो भाई अगर एनर्जी होती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी भी होती होगी। हाँ बिल्कुल होती है, लेकिन वैसी नहीं जैसा दुनिया आपको बताती है। मेरे हिसाब से अगर मैं एक ऐसे रूम में जाता हूँ जहाँ पर ऐसे लोग हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, जो दूसरों की खुशी में भी खुश रहना जानते हैं, तो अगर मैं ऐसे लोगों के आसपास हूँ तो इसका मतलब मैं पॉजिटिव एनर्जी से घिरा हुआ हूँ। और अगर मैं ऐसे लोगों के आसपास हूँ जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जो दूसरों से जलते हैं, दूसरों की सक्सेस से जलते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते, जो दूसरों को हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं, जो खुद को हमेशा कमज़ोर समझते हैं, ऐसे लोगों के अगर आसपास में रहूँगा तो मेरे आसपास नेगेटिव एनर्जी बनी रहेगी। तो मेरे हिसाब से जो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी लोग कहते हैं ना, उसकी डेफिनेशन यहीं तक है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। आजकल वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि किसी तरह से ऑन द पॉइंट, टू द पॉइंट वीडियोस बनाने की, लेकिन अब
फ्लो में निकल ही जाता है। तो इस वीडियो में तो इतना ही, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो कि जो ये भाई साहब अपना डिवाइस यूज करते हैं वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, क्यों मतलब ऐसी चीजें एग्जिस्ट भी करती हैं, तो उन सारी चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताओ। अगर बहुत सारे लोग इस पर इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा और देखेंगे हम इस चैनल पर बनाए या फिर टेक जंकीज़ पर बनाए। वैसे अगर आपने अभी तक टेक जंकीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर दो, मैं डेली उस पर कंटेंट डाल रहा हूँ। और हाँ, अगर मैंने ये वीडियो बना दी है, जो बात मैं कर रहा हूँ, अगर मैंने ये वीडियो बना दी इस टॉपिक पर तो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कॉमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।